कहानी है एक ऐसे झील की, ये कहानी है एक ऐसी घाटी की जहाँ पर रहस्यमयी तरीके से कंकाल मिले। 200 से ज़्यादा कंकाल एक झील में। करीब 80-85 साल से ज़्यादा हो गए झील के इन कंकालों का सच सामने लाने में, लेकिन आज भी कोई दावे से नहीं कह सकता कि ये कंकाल कहाँ से आए, किनके हैं, क्यों यहाँ पहुँचे, किस हालत में पहुँचे, इनकी मौत कैसे हुई, कौन जिम्मेदार है। तो ये आज भी एक राज है। बहुत सारे लोगों ने कहा था रूपकुंड की कहानी सुना। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में ये इलाका आता है, ऊंचाई पर है, हिमालय और हिमालय से मिलती जुलती है और हिमालय के आसपास के इलाकों में अपने आप में बहुत सारे राज हैं, रहस्य हैं, जो धीरे धीरे करके हमारे सामने उस तरीके से आते हैं जैसे सर्दियों में पूरा हिमालय बर्फ़ की चादर में ढक जाता है और जब गर्मी आती है तो बर्फ़ पिघलना शुरू होता है और उस बर्फ़ के पिघलने के बाद नई नई चीज़ें हमारे सामने आती हैं। इस रूपकुंड कंकाल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सर्दियों में जब बर्फ़ का चादर चारों तरफ पसरा पड़ा था तब ये दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब गर्मी में बर्फ़ पिघलना शुरू हुआ तो एक झील ने कंकाल उगलना शुरू कर दिया। और 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 200 से ज़्यादा कंकाल, इंसानों के कंकाल, जिनकी मौत को लेकर आज भी सवाल है। समुद्र से हज़ारों फीट की ऊंचाई पर ये रूपकुंड झील है। उत्तराखंड के, जैसे मैंने बताया, चमोली इलाके में है ये झील। और इस झील से पहली बार कंकाल के मिलने का पता तब चला जब बर्फ़ ने पिघलना शुरू किया और इस झील का ये सच सामने नज़र आया। रूपकुंड खूबसूरत इलाका है बहुत, लेकिन अपने साथ बदसूरती की इतनी कहानी समेटे हुआ है कि लोग डरते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे अगर कोई रात को गया या कोई अकेला गया तो लौट के नहीं आया। ऐसा क्यों है नहीं मालूम, इसके पीछे का राज क्या है नहीं मालूम। कई कहानियाँ उसके लेकर सामने आई। एक कहा गया शुरुआत में कि इंसानों के कंकाल का मतलब क्या है ऐसे इलाके में, एक झील में, और इतने सारे एक साथ। तो अलग अलग तमाम कहानियाँ किससे सामने आए, अलग अलग लोगों ने जांच की। एक आया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, तो उसी दौरान में एक अंग्रेज़ अफसर थे जिनका नाम था, बल्कि फॉरेस्ट गार्ड थे ये, और ये चमोली और उसके आसपास पोस्टेड थे ब्रिटिश काल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। और कहते हैं कि इसी अंग्रेज़ अफसर जो फॉरेस्ट गार्ड था, सबसे पहले उसने इस रूपकुंड की झील और उस झील के कंकाल का सच दुनिया के सामने यही फॉरेस्ट गार्ड लेकर आया था। वो वहाँ से गुज़र रहा था, गर्मियाँ शुरू हो चुकी थी, बर्फ़ पिघल रहा था, और तभी उसकी नज़र इस रूपकुंड झील में पड़ी और उसकी आंखें पथरा गई जब उसने देखा झील में कंकालों को तैरते हुए। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, फिर अपने लोगों के साथ गया और उसके बाद उस झील के कंकाल को जब देखा तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। करीब 200 चूँकि कंकाल थे, कुछ हड्डियाँ टूट गई थी, लेकिन अंदाज़ा लगाया गया कि 200 या उससे ज़्यादा इंसानों के कंकाल हैं ये। फिर उस फॉरेस्ट गार्ड ने अपने सीनियर सुपीरियर अफसरों को खबर दी। इसके बाद वहाँ टीम पहुँची और वहाँ से उन कंकालों का सच तलाशने की कोशिश शुरू की गई। तो एक अंग्रेज़ अफसर के ज़रिए पहले बार रूपकुंड का सच हमारे सामने आया। अब ये हुआ कि इतने सारे कंकाल, चमोली का ये इलाका, यहाँ तक कौन कैसे आ सकता है, सामूहिक तौर पर इतने सारे इंसानों का कत्लेआम कैसे हो सकता है, या फिर ये किसी और हादसे का शिकार हुए हैं। तमाम बातें, तमाम सवाल सामने जहन में थी। जांच शुरू हुई, अलग अलग अंदाज़ा लगाया गया। जो पहली चीज़ सामने आई वो ये थी कि शायद ये जो कंकाल हैं ये जापानी सैनिकों के हैं। इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानी सेना भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी और इसी घुसपैठ के दौरान वो इस चमोली इलाके से गुजरती है, चमोली के इलाके से, और यहाँ पे शायद ख़राब मौसम की वजह से वो फंस जाती है और उसी तूफ़ान के ये लोग शिकार होते हैं और उनकी लाशें इस झील में पड़ी मिलती हैं। तो ये जापानी सैनिकों की लाशें हैं, ये जापानी सैनिकों के कंकाल हैं। पहली चीज़ ये सामने आई। इसके बाद उन कंकालों को तब तक निकाल कर ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश अफसरान
उसकी छानबीन कर रहे थे। उस छानबीन के दौरान उन्हें पहली चीज़ ये पता चली कि ये कंकाल पुराने हैं। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो थ्योरी सामने आ रही है कि ब्रिटिश सैनिक ने जो बताया कि शायद जापानी सेना जो भारत में घुसपैठ कर रही है वो किसी तूफ़ान में फंस गए और ये उनकी लाशें, उनके कंकाल हैं। लेकिन जांच में जब ये सामने आया कि ये कंकाल बेहद पुराने हैं तो ये थ्योरी अपने आप गलत हो गई, क्योंकि जापानी सैनिक उस वक्त और जो लाश का की एज थी उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो फिर ये हुआ कि नहीं, ये जापानी सैनिकों की लाशें नहीं हो सकती क्योंकि कंकाल बेहद पुराने हैं। तो कोई किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाया। जांच फिर भी जारी रही, तलाश करने की कोशिश की गई कि इन कंकालों का रहस्य क्या है। ये जो कंकाल मिले थे ये 1942 में मिले थे। तो 42 के हिसाब से 60 और 20 80 2 82 82 ईयर्स हो गया, 82 साल की बात है। 1942 मतलब अंग्रेज़ों के हमारे देश से जाने से करीब 5 साल पहले की बात है। तो जापानी सैनिकों की थ्योरी गलत साबित हो गई, लेकिन जांच जारी है कि आखिर सच क्या है। और इसी दौरान में एक थ्योरी और नई सामने आई। वो थ्योरी ये थी कि उस वक्त कश्मीर के जो जनरल थे जोरावर सिंह, उनकी सेना इस तरफ आई थी और ये जोरावर सिंह की सेना की ही लाशें और उनके सैनिकों के कंकाल हैं। और ये बात लगभग जब ये कंकाल मिले उससे 100 साल पुरानी थी। कंकाल मिलती है 1942 में और जनरल जोरावर सिंह और उनके सैनिकों की जो बात थी वो है 1841 की, 1841 की। कहा गया था कि उस वक्त जनरल जोरावर सिंह तिब्बत युद्ध के, लद्दाख और तिब्बत ये सारी चीज़ें आपको कहानी सुनाई है। तो जनरल जोरावर सिंह अपनी सेना के साथ 1841 में तिब्बत युद्ध से लौट रहे थे और इसी चमोली के रास्ते वो वापस कश्मीर की तरफ जा रहे थे। लेकिन रास्ता भटक गई पूरी सैनिक, और रास्ता भटकने के बाद वो इस तरफ चले आए और ये कहा गया कि उसी वक्त मौसम ख़राब हुआ और आसमान से बड़े ओले गिरे। और वो जो ओले थे वो एक एक ओला जो है क्रिकेट के बॉल के जितने साइज़ का था। इस रूपकुंड झील के आसपास का पूरा इलाका खुला था, सिवाय सर पे आसमान के और कुछ था नहीं, कहीं छुपने का कोई आसरा नहीं था। तो इन ओलों से बचने का मौका नहीं मिला इन सैनिकों को, और वो ओले इन लोगों को इस तरह से इनके ऊपर गिरे कि सैनिकों की मौत हो गई 1841 में। चूँकि वीरान इलाका था, ओलों ने सर को अपना निशाना बनाया और इसीलिए ये जोरावर सिंह के सैनिकों की सारी कंकालें हैं। इस बात की पुष्टि के लिए एक और तर्क दिया गया कि जो कंकाल मिले थे उनके सर पे ज़्यादातर के चोट थे और सर फ्रैक्चर था, सर की हड्डी टूटी हुई थी बहुत सारे सैनिकों की। तो उसको इससे जोड़ा गया कि जब क्रिकेट के बॉल के साइज़ का एक ओला आसमान से गिरे और सर पे लगे तो फिर सर पे किस तरीके की चोट आएगी, सर की हड्डी टूटेगी, फ्रैक्चर होगा। तो ये कहा गया कि ये बिल्कुल जोरावर सिंह के सैनिकों की ही लाशें हैं। बात यहाँ तक आई, लेकिन फिर कई चीज़ें थी कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद कई और सारी थ्योरी आई। एक जो लोकल चमोली और उत्तराखंड के तमाम लोग हैं उनकी एक पुरानी मान्यता थी इस कंकाल को लेकर, और उनकी मान्यता ये है कि कन्नौज के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था जसधवल। तो कन्नौज के ये राजा जसधवल अपनी उनकी जो पत्नी थी वो उस वक्त गर्भवती थी, और उस गर्भवती पत्नी के साथ ये तीर्थ यात्रा पर निकले थे। इनको हिमाचल पर, बल्कि हिमालय पर मौजूद एक मंदिर है, बहुत ही मशहूर मंदिर, नंदा देवी मंदिर। तो उस नंदा देवी मंदिर में दर्शन के लिए जाना था अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर। इस नंदा देवी मंदिर में हर 12 साल में एक बहुत बड़ा समारोह होता था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग, दर्शालु जो है वो आया करते थे, भीड़ हुआ करती थी। तो वो 12 साल पूरे हो रहे थे, पत्नी गर्भवती थी, मन्नतें मांगी थी, तो वो अपने पूरे काफ़िले के साथ, लाओ लश्कर के साथ राजा जसधवल अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर नंदा देवी के मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। हालांकि कई लोगों ने उनको ये सलाह दी थी कि इस तरीके से लाओ लश्कर तामझाम ढोल नगाड़ों के साथ न जाएं, नंदा देवी बुरा मान जाएंगे, कुछ अपशगुन हो जाएगा। लेकिन राजा नहीं माने, बेहद खुश थे कि पत्नी गर्भवती है, सिंहासन का एक उत्तराधिकारी आ रहा है, और वो यात्रा पर निकल पड़े। हालांकि उन्हें बार बार कहा गया कि इससे देवी नाराज़ होंगी जिस तरीके से आप इस यात्रा पर निकले हैं। उसके बाद स्थानीय मान्यता के मुताबिक हुआ ऐसे ही।
अचानक यात्रा के दौरान जब ये राजा की यात्रा चमोली के आसपास पहुंची, इसी रूपकुंड झील के पास मौसम ख़राब हुआ, तूफ़ान, और उस तूफ़ान में ये पूरी रथ यात्रा में शामिल जो लोग थे वो घिर गए और ये तमाम लोग उस बर्फीले तूफ़ान की चपेट में आकर इनकी जान चली गई। और ये कंकाल उन्हीं लोगों के हैं। एक पहली थ्योरी थी कि कंकाल बेहद पुराने हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसको माना कि ये जो राजा की यात्रा निकली थी ये भी काफ़ी पुरानी है। तो उन दोनों को जोड़कर देखा गया और कहा गया कि ये कंकाल है, लेकिन इसको लेकर भी कोई पुख्ता सबूत चाहे वैज्ञानिकों के ज़रिए या इतिहासकारों के ज़रिए सामने नहीं आया। तो ये भी एक मिथ, एक कहानी रही। लेकिन ये स्थानीय मान्यता जो है, जो उत्तराखंड की बात करें हम, तो उनका सबसे ज़्यादा प्रबल, सबसे ज़्यादा भरोसा इसी बात पर है कि ये राजा की जो यात्रा थी नंदा देवी के मंदिर तक, ये सारे कंकाल उनके लोगों के थे। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी के लेकर अपनी अपनी जांच की, क्योंकि उनके लिए भी एक बड़ा अजीब सब्जेक्ट था कि 200 से ज़्यादा कंकाल एक रूपकुंड की झील में कहाँ से आए, किनके हैं। तो इस चुनौती का सामना करने के लिए बड़े सारे वैज्ञानिक सामने आए थे कि इस राज को वो सुलझाएंगे, समझेंगे, लेकिन राज सामने नहीं आया। रहस्यमय झील की जांच की गई, कंकाल की जांच की गई, लेकिन एक मुश्किल ये थी कि जिस जगह पे ये रूपकुंड झील है वो आसपास का एरिया बेहद ख़तरनाक है। वहाँ पे हमेशा लैंडस्लाइड होती है, भूस्खलन होता है और दर्रे गिरते हैं अलग अलग मौसम में। तो लैंडस्लाइड की वजह से बड़ी मुश्किलें आती हैं। इसके अलावा ये भी था कि एक बहुत सारे कंकाल को लोग वहाँ से उठा कर ले गए और अलग अलग कारणों से ले गए। कुछ लोग मान्यता के तहत ले गए, कुछ चोरी के मकसद से ले गए, लेकिन कई जो वैज्ञानिक थे उनका मानना है कि इस रूपकुंड झील में सिर्फ 200 नहीं बल्कि इससे बहुत ज़्यादा कंकाल थे। लेकिन बहुत सारे लोग उन कंकालों को वहाँ से उठाकर ले गए। कुछ वैज्ञानिक अपने तरीके से जांच करने के लिए भी कंकाल को ले गए। कुछ वैज्ञानिकों ने जांच की और उन्होंने दावा किया ये जो रूपकुंड झील में जो कंकाल मिले हैं वो सिर्फ भारत के लोगों के नहीं हैं, बल्कि भारत के अलावा ग्रीस और साउथ ईस्ट एशिया के कई लोगों के हैं। तो अब यहाँ पे एक नई थ्योरी आई कि सिर्फ भारतीय नहीं है जो मारे गए, बल्कि ग्रीस, यूनान के भी लोग हैं, साउथ ईस्ट एशिया के भी बहुत सारे लोग हैं। फिर उनका ये भी कहना था कि अपनी जांच के बाद ये सारे कंकाल एक साथ इस झील में नहीं आए, बल्कि अलग अलग वक्त में आए और धीरे धीरे जमा होकर इनकी तादाद 200 से ज़्यादा हो गई। मतलब एक साथ इतने लोगों की मौत नहीं हुई। एक थ्योरी ये भी आई। हालांकि जो कंकाल की जांच की गई उसमें पुरुष, महिला, बच्चे, बुजुर्ग हर एक के कंकाल थे, सभी लिंग के थे, सभी उम्र के थे। तो यहाँ पे कई चीज़ें हुई कि अगर इसमें सारे शामिल थे तो फिर ये सैनिक की टुकड़ी नहीं हो सकती, तो फिर कौन लोग हो सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ थी कि क्या ये सारे एक परिवार, एक वंश के लोग थे, तो वो बात गलत हो गई, क्योंकि बाद में डीएनए किया गया तो पता चला कि वो जो कंकाल मिले हैं वो सभी का एक दूसरे को कनेक्शन नहीं है, वो अलग अलग हैं। डीएनए ने बताया कि अलग अलग हैं। तो ये क्लियर हो गया कि एक ही परिवार, एक ही वंश के कंकाल नहीं थे और किसी भी एक ग्रुप या परिवार से इन कंकालों का डीएनए मैच नहीं किया गया। एक थ्योरी ये आई कि ये जो सारे लोग थे ये उस वक्त किसी महामारी के शिकार होकर मारे गए। कोई एक ऐसी बीमारी, जैसे अभी एक कोरोना है, महामारी है, तो उस वक्त भी कोई ऐसी एक महामारी आई जिस महामारी का ये शिकार एक पूरा एक इलाका हो गया और इसीलिए ये सारे लोग एक साथ मारे गए और इनकी तादाद 200 से ज़्यादा थी। लेकिन जब इसकी जांच की गई कंकालों को सामने रखकर, तो महामारी में किस चीज़ या किस बीमारी से मौत हुई, इसकी जब तफ्तीश और जांच की गई तो पता चला कि इन लोगों में ऐसे कोई भी कीटाणुओं के अंश नहीं मिले, ऐसी कोई भी बैक्टीरिया नहीं मिली जो ये साबित करे कि ये सारे लोग किसी महामारी, किसी बीमारी का शिकार होकर मरे थे। तो एक शक ये जताया गया, लेकिन जब जांच हुई तो इन थ्योरी को भी खारिज कर दिया गया, क्योंकि कोई ऐसी बीमारी या कीटाणु के अंश मिले नहीं। तो महामारी और बीमारी इसको खारिज कर दिया गया, ये मौत की वजह नहीं थी। लेकिन एक चीज़ जो इस पूरे है, जो राज नहीं समेटा गया, वो ये है कि ये सारे 200 से 300 के बीच में जो कंकाल थे, जो हड्डियाँ थीं, ये एक वक्त में एक साथ इस झील में नहीं आए, बल्कि अलग अलग वक्त में अलग अलग आए। लेकिन अलग अलग भी क्यों आए, एक ही झील में क्यों आए, इस सवाल का जवाब नहीं मिला। कुछ का कहना था कंकाल के पुराने होने की वजह से, कुछ लोगों ने ये कहा कि ये लगभग 1000-1200 साल पुराने कंकाल यहाँ पड़े थे, 7वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक के ये कंकाल हैं।
मतलब बेहद पुराने। उस ज़माने में दुनिया ने इतनी तरक्की नहीं की थी, न हवाई जहाज़, न प्लेन, न गाड़ियाँ, न मोटर गाड़ियाँ। तो 7वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक के कंकाल कहा गया, लेकिन उसकी भी पुख्ता जानकारी फिर नहीं मिली कि वाकई ये इतने पुराने हैं। कुछ लोगों का कहना था कि ये कंकाल यहीं के आसपास के लोगों के थे, लेकिन पुराने थे। और ये भी कहा गया कि इस कंकाल की जो जांच की गई, जो हड्डियों के फ्रैक्चर मिले, बाकी चीज़ें मिली, कि 2 अलग अलग हादसों के शिकार हुए लोगों के ये कंकाल हैं। मतलब किसी एक तरह से ये नहीं मरे हैं सारे, 200 से 300 जो कंकाल थे, अलग अलग हादसों में, कम से कम 2 अलग अलग हादसों में ये लोग मारे गए। लेकिन इनकी मौत को लेकर भी वैज्ञानिक और बाकी जांचकर्ता एक मत नहीं थे, एक राय नहीं थे। उनका कहना था कि कुछ लोग, हालांकि जो जांच में आई थी, फ्रैक्चर से मारे गए, कुछ के चोट के निशान थे, कुछ के हाथ पैर के हड्डियों में निशान थे। और इसको लेकर अंदाज़ा जताया गया कि चूँकि अचानक बर्फीला तूफ़ान आया, आसपास में बिल्कुल कोई वीरान इलाका है, पथरीला इलाका है, तो शायद भागने, गिरने, पड़ने से ये चोटें आई और इसी वजह से तूफ़ान में घिरकर उनकी मौत हुई। कुछ को सर पे लगी, कुछ के हाथ पैर में लगे, कुछ के बाकी जिस्म की हड्डी में लगे। लेकिन एक चीज़ आई कि ये सारे चोट जो है ये इशारा करते हैं कि बर्फीले तूफ़ान में ओले ज़रूर गिरे और ओले का साइज़ बड़ा बड़ा था, जिसकी वजह से शायद ज़्यादा गहरा ज़ख्म आया और जिसकी वजह से इन लोगों की जान गई। तो अलग अलग थ्योरी, जापानी सैनिक, कश्मीरी जनरल, साउथ ईस्ट एशिया, ग्रीस, भारत के नागरिक, 7वीं से 10वीं शताब्दी, एक राजा की यात्रा, स्थानीय लोग, महामारी, बीमारी, ओले, हाथ से भगदड़ अंधड़ में भागना दौड़ना, उसकी वजह से फिसलना मरना, दर्जनों थ्योरियां आई। सैकड़ों वैज्ञानिकों ने इस पे काम किया, अलग अलग सरकार ने अपने अपने तरीके से इसकी जांच कराई। लेकिन रूपकुंड में 200 से 300 इन कंकालों के सच की सही वजह क्या है, कहाँ से आई, मौत की वजह क्या है, कौन लोग हैं ये, कहाँ के लोग हैं ये आज भी एक राज है। 1942 में पहली बार ये सामने आया, आज 82 ईयर्स बीत चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई पुख्ता तौर पर ये नहीं कह सकता कि इन कंकालों की मौत की वजह, इन कंकालों की मौत का सच है क्या। आज भी रूपकुंड की ये झील, जिसे मौत की झील भी कहते हैं, इसका सच एक राज है, एक रहस्य है। तो आज की कहानी में इतना ही।